दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। जनरल में जहाँ भी मतलब कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग एवं BSSC के थ्रू जो इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा एवं फिर जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। ये कथन कारण का प्रश्न है। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है, ये सही है। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत संघीय राज्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत संघीय राज्य है, ठीक है। आर गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो आंसर को कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ में आ जाएगा। भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यद्यपि व्यवहार में यह पूर्ण संघ नहीं है, ठीक है। व्यवहार में पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि संविधान के कई प्रावधान इसे एकात्मकता प्रदान करते हैं, फिर भी विद्वान इसे एक संघीय राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अतः कथन ए सही किंतु कारण आर गलत है। ध्यान रखेंगे इसको। एक्सप्लेनेशन से थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का ही प्रश्न है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। तो ये सही है। क्या है? भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, ठीक है। तो ये सही हो गया। और कारण देखते हैं। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि एक कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो ये कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है कारण, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही नहीं, सही व्याख्या करता है, बी आंसर होगा, ठीक है। सही व्याख्या करता है, ठीक है, बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए एक बार फिर से। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, तो ये सही हो गया। और कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है, तो कारण भी सही है, ठीक है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है कारण कथन की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कथन और कारण का ही प्रश्न है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये सही है, कथन सही हो गया। कारण, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो कारण भी ये आर भी सही हो गया। ठीक है, तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही एक मान्य स्पष्टीकरण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे समझ आएगा। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान, गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पता चलेगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ और राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान है। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, मतलब कि संघ का भी और राज्य का भी ये इसमें प्रावधान लिखा गया है, इसलिए बृहद हो गया है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। और जबकि अमेरिका में राज्य का भी अलग से संविधान है और संघ के अलग से संविधान है, इस वजह से वहां पे थोड़ा बृहद नहीं है वहां पे, लेकिन भारत में बृहद संविधान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, सही बात है। और कारण क्या है? तो भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में हमारे संविधान को परिसंघीय या एकात्मक के किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है। संभवतः इसलिए भारतीय संविधान का उल्लेख अर्थसंघात्मक के रूप में किया गया है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ध्यान रखेंगे। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए।
भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। केसी वेयर क्या बोलते हैं कि अर्ध संघीय है, लेकिन जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। ठीक है, सहकारी संघवाद इन्होंने कहा है जी ऑस्टिन ने। ध्यान रखेंगे, ये पूछ देता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित जो कथन है किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक ये अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो केसी वेयर ने कहा था, क्या कहा था केसी वेयर ने? कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने? तो केसी वेयर ने कहा था। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो बी.आर. अंबेडकर ने कहा था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है भारत। ठीक है, यहाँ पे संसदात्मक सरकार है ना, यहाँ राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, ये सब है, लेकिन डी नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो क्या नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित में कौन सा नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा में ऐसा नहीं होता है, एक में निहित नहीं होता है। ये तो ऑथोरिटेरियन उसमें होता है ना। ठीक है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। एक ऐसे सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी सही है, लेकिन ये नहीं होगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गलत हो जाएगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में ये नहीं होता है। ठीक है, चुनी हुई सरकार होती है ना, उसमें सत्ता निहित होता है। भारत में लोकतंत्र है, गणतंत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार वह है, क्या है संवैधानिक सरकार? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नहीं, ये गलत हो गया। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही है, दूसरा सही हो गया। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, दूसरा सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। कथन सही चुनना था तो सही वाला दूसरा है, तो बी आंसर हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। ठीक है, संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, और उसमें बोल रहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी नियंत्रण, तो गलत हो गया था पहला वाला। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इनमें देखिए ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष, तो इन सब में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इन चारों में, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। क्या क्या राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार मतलब शासन या सत्ता, और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन कौन सा राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं? क्या कौन कौन सा? तो जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग निश्चित होना चाहिए, जनसंख्या और भूभाग, फिर सरकार मतलब शासन या सत्ता, और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, संप्रभुता के बिना कोई राज्य जो है अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। ठीक है, भारत संप्रभु नहीं था, इसलिए भारत उस समय राज्य नहीं था, अंग्रेजों का इस पे आधिपत्य था। ठीक है, भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, ए आंसर हो जाएगा। राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति जो है संसद में निहित है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सिंपल से सिंपल। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आसान या मुश्किल नहीं होता, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं उसको ध्यान में आते रहता है तो आपको याद रहता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर
बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? 1973 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो 1973 में ही चलाया गया था। ठीक है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। नेलेम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ठीक है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल जो है आम है, और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया है सारनाथ के। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य, ध्यान रखेंगे इस चीजों को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वो मोर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, वो किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच बने नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। ठीक है, धीरे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों या जो स्पोक हैं उसमें चक्र में उनकी संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, आरों की संख्या, कुल संख्या तो 24 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्र गान का गायन काल कितना है? तो 52 सेकेंड है। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र गान जो जन गण मन है राष्ट्रगान, उसका वादन या गायन काल कितना है? मतलब समय, कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से पता चलेगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन का वादन या गायन काल लगभग 52 सेकेंड है। कतिपय विशिष्ट अवसरों पर इसका संक्षिप्त संस्करण भी पहली एवं अंतिम पंक्तियों के साथ प्रयुक्त होता है, जिसका वादन गायन काल 20 सेकेंड है। जो संक्षिप्त रूप में जब गाया जाता है तो उसमें 20 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे 52 सेकेंड में गाया जाता है, समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित। अभी कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये स्थिति कब का है? तो 26 जनवरी 2020 से ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से, जब दादर नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिला दिया गया। संघ शासित प्रदेश दोनों जो संघ शासित प्रदेश था, एक संघ शासित प्रदेश में वो कर दिया गया। तब की स्थिति है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसमें है? ये संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है नया राज्य बनाने का अधिकार। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और
वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन, अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां तथा अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पे? तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250, इसमें से 12 सदस्य जो शिक्षा, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1 को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 अबसव लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552, अब 550 हो गई है ना। 2 जो एंग्लो इंडियन था उसको अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसमें 530 सदस्य राज्यों, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 आंग्ल भारतीय जो सदस्य होते थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब इनको 2 आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं अब चुने जाते हैं। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन जब हुआ था तब से इसको समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन को, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें? तो संसद में निहित है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, ध्यान रखेंगे इस डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो क्या है? प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन है ना, राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है।
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ है। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। इसको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये तो सही है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, तो ये भी सही है, दूसरा बी भी। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नहीं, जो राज्यों का निर्माण किया जाता है तो संविधान का संशोधन नहीं 368 के अनुसार नहीं होता है, वो साधारण बहुमत से ही वो राज्यों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है, सही नहीं है, तो सी ही आंसर हो जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन सी गलत हो जाएगा, तो सी ही आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ आएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन अपनाई नहीं जाती है। ठीक है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्प सही हैं, मतलब ए, बी और डी सही हैं, लेकिन सी गलत है, तो सी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंध के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ नहीं है, तो भारत संघ नहीं है, ये गलत हो गया, भारत संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये आर सही हो गया। ठीक है, आर सही है।
किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम या किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये सही हो गया। तो कौन सा सही हो गया? डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इनमें मतलब परिवर्तन जब होगा तो राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है, मतलब अनुमति ली जाएगी, लेकिन किंतु बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखेंगे। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद बिना राज्यों की सहमति के कर सकती है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत है। ठीक है, तो यही संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ये संसद को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राज्यों के नाम, क्षेत्र और इन सब में परिवर्तन करने का, नए राज्य बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इनमें कौन सही है? संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी राज्यों के निर्माण के लिए, इसके धर ने, तो ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, तो ये भी सही है। जो जेवीपी कमेटी थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे, तो ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो सभी सही हो जाएंगे, तो डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी आंसर होंगे, सभी तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे समझ आएगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसके धर आयोग जो 1948 में गठित किया गया था। ठीक है, और 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। ठीक है, ये भी
भाषाई आधार पर पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थे, जेबीपी कमेटी वाले लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया वाले लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 2 के अनुसार। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 के अनुसार यह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची का। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, ध्यान रखेंगे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु इस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।